यह तख्त किसका तख्ता पलट, महाराष्ट्र में जो ड्रामा चल रहा है उस पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं तमाम आंकड़ों के साथ जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एनसीपी के सभी विधायकों को ठाणे शिफ्ट करने की खबर। एकनाथ शिंदे की निगरानी में सभी विधायक रहेंगे। शिवसेना को एनसीपी विधायकों में फूट का शक है तो लगातार अपने खेमे को बचाने की कोशिश इस वक्त एनसीपी, शिवसेना और तमाम लोग लगातार कर रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से लगातार कवरेज कर रहे हैं, लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। अभिषेक, क्या है ये ताजा खबर जिसमें अब एनसीपी विधायकों को ठाणे ले जाने की तैयारी है? यार फ्रेम तुरंत यार बिल्कुल राजू, देखिए इस वक्त आपको तस्वीर बल्कि दिखा दूं। उसके पहले बताने के पहले देखिए शरद पवार इस वक्त फिर से सिल्वर ओक अपने घर पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से वह निकले थे अब यहाँ पर अपने विधायकों से मिलने के लिए, अब देखिए शरद पवार इस वक्त फिर से सिल्वर ओक लौट आए हैं। जो सत्ता का केंद्र महाराष्ट्र का बना हुआ है इस वक्त सिल्वर ओक, वह कई पिछले एक महीने से फिर से आप देखिए कि इस वक्त शरद पवार अपने घर पर आ चुके हैं और यहाँ पर फिर से मीटिंग का दौर, तमाम जो नेता है वह लगातार यहाँ पर आएंगे और फिर से एक मीटिंग का दौर होगा। लेकिन बिल्कुल आप जो सवाल पूछे तो उसका जवाब बिल्कुल यह है कि कहीं न कहीं शिवसेना को, देखिए एनसीपी तो कहीं अपने विधायकों को अलग से रख दिया एक साथ में, लेकिन शिवसेना को लग रहा है कि एनसीपी के विधायक फिर से कहीं फूट सकते हैं, गड़बड़ी पैदा हो सकती है। इसलिए जो उद्धव ठाकरे गए थे मिलने के लिए, उन्होंने कहीं सजेशन दिया कि क्यों न ऐसा हो कि इस जगह से हटा कहीं और रखा जाए ताकि सेफ जगह रहे और कोई दिक्कत ना हो। शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा कि जहां बताओ वहां रख सकते हैं। एक थाने की जगह सुझाया गया। थाने ऐसी जगह है जो शिवसेना का गढ़ कहा जाता है। एकनाथ शिंदे वहां के कद्दावर नेता कहे जाते हैं और एक बाहुबली नेता कहे जाते हैं थाने में, तो इसलिए कहा गया है कि एकनाथ शिंदे के अरेंजमेंट करेंगे और उस होटल में थाने एरिया में सभी एनसीपी। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको रोकना चाहूंगा अभिषेक। अजीत पवार के ट्वीट पर लगातार इस वक्त वार पलटवार शुरू हो गए हैं। जिसने चलना सिखाया उसे छोड़ने पर मिली शुभकामनाएं। यहां पर लगातार वार पलटवार चल रहे हैं ट्वीट के जरिए। 21 ट्वीट किए थे 26 मिनट पर। अजीत पवार के ट्वीट पर एनसीपी ने पलटवार किया है। एनसीपी प्रवक्ता फ्राइडे ने निशाना साधा अजीत पवार के ऊपर। यहाँ की यानी एक बात तो सीधे सीधे समझ में आ रही है कि अजीत पवार और एनसीपी के राहें अलग हैं, क्योंकि अब एक दूसरे को इस तरीके से जवाब दिए जाने की कोशिश शुरू हो गई है। जिसने चलना सिखाया उसी का हाथ छोड़ा। यानी महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल जो भी घमासान है वो एनसीपी में चल रहा है और अजीत पवार जो अब तक साथ नहीं आए हैं, सामने नहीं आए हैं और जिनके साथ कुछ एक विधायकों की अभी तक नंबर नफरी दिखाई पड़ रही है, वो अब सीधे सीधे आमने सामने हैं एनसीपी के। और उन्होंने जो ट्वीट किए थे उस पर एनसीपी पलटवार कर रही है। लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। फडणवीस और अजीत पवार के साथ कितने विधायक हो सकते हैं, अभी फ्लोर टेस्ट का वक्त नहीं आया, लेकिन ये सीधे सीधे वो आंकड़े हैं जो कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं। और वहीं एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, इनका आंकड़ा भी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडी आचार्य साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। और स्वागत है आपका आचार्य साहब हमारे साथ इंडिया न्यूज में। जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरीके से नंबर गेम हो रहा है चुनाव होने के बाद, उसको आप किस तरह से देखते हैं? खैर, ये तो नंबर का खेल है, तो नंबर जिसका होगा वो गवर्नमेंट में रहेगा, जिसका नंबर नहीं है वो तो बाहर चला जाएगा। और क्या, ये तो यही चलता है। तो जी बेसिकली रोहित हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर। रोहित जी बोलिए। आचार्य जी, आपसे जो समझना चाहेंगे वो एक चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि आप तो बड़ा ये नियम कानून सारा जानते हैं, लेकिन ये एक दर्शकों को बस एक अपडेट दे दें कि अजीत पवार ने कहा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक ठाक है। अजीत पवार ने नया ट्वीट कर दिया राकेश, जो हम दर्शकों को बता दें। ये इस चीज पर मैं समझना चाहूंगा, दर्शकों के लिए भी आपसे समझना चाहूंगा कि नियम क्या कहता है। अगर किसी को विधायक दल का नेता चुना गया है और विधिमंडल का अगर किसी को नेता चुना गया है, तो उसको चुने जाने की शर्त क्या कोई होती है, जिसको जब कोई सदन में अगर दावा करे कि भाई मैं विधायक दल का नेता हूं, या अगर कोई अपनी चिट्ठी जमा करता है, तो ये विधायक दल को चुने जाने का नियम क्या होता है?
देखिए ये तो बहुत ही सिंपल सरल एक चीज है। ये हर एक पार्टी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनके जो पदाधिकारी जो भी है इनका चयन होता है या इलेक्शन होता है। अब लेजिस्लेचर पार्टी लीडर का जो इलेक्शन होता है वो जो जितने एमएलए हैं उस पार्टी के इलेक्ट हुए हैं वो सब मिल करके उनको इलेक्ट करते हैं और जब उनको लगता है कि लीडरशिप चेंज होना चाहिए और उस वक्त वो फिर अलग मीटिंग करके ये पहले वाले लीडर को हटा देते हैं और दूसरे लीडर को चुनते हैं। ये इतना ही होता है उनकी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ये चीज आप इसलिए समझना चाह रहा था, ये इसलिए समझना चाह रहा था कि जिनका हम ट्वीट दिखा रहे हैं इसमें अजीत पवार जो कह रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है और 5 साल हम सरकार चलाएंगे, ये कहा जा रहा है कि इनको जो कल एक मीटिंग करके 41 विधायकों ने एनसीपी के कहा कि भाई हम विधायक दल के नेता जो को बदल रहे हैं और उनको हटा करके हम नया विधायक दल का नेता चुनेंगे। अब उसी तरफ दूसरी लॉजिक ये दिया जा रहा है कि अजीत पवार को जो पहले चुना गया था वो 54 विधायकों ने चुना था, 54 विधायकों ने उनको अपना नेता चुना था, सर्वसम्मति से चुना था। अब 41 विधायक पूरे विधायक मौजूद नहीं थे। कुछ लोग ये जानकार कह रहे हैं कि भाई जब तक या तो पूरे के पूरे विधायक मौजूद हो या फिर वो अगर मौजूद नहीं हो पा रहे तो अपनी चिट्ठी दें कि भाई जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा, तब तक उस विधायक दल के बैठक का जो फैसला है वो मान्य नहीं होगा। क्या ये सही है या फिर विधायक बहुमत से जहां भी बैठ जाए वो विधायक दल मान लिया जाएगा? देखिए ऐसा है कि ये देखना होता है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। अब हर चीज जो डिसाइड होता है मेजोरिटी के बिल्कुल। तो अभी सवाल ये है कि जो नया लीडर जो चुना है या पुराने लीडर को हटाया है वो मेजोरिटी उसमें है या नहीं है, यही देखना है। 54 हो, 44 हो जी, या 35 हो, जो भी हो। एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे, मेजोरिटी होनी चाहिए। एक खबर आ रही है जो अब जिस पर हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल जो खबर आ रही है वो कह रहे हैं अजीत पवार कि मैं अभी बिल्कुल एनसीपी में हूं, एनसीपी में ही रहूंगा और पवार जी यानी शरद पवार हमारे नेता हैं। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। 6 मिनट पहले अजीत पवार ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके कहा है उन्होंने कि शरद पवार उनके ट्विटर हैंडल को टैग किया है और लिखा है कि वही हमारे नेता हैं, हम वही हमारे नेता रहेंगे। हमारा गठबंधन, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा है बीजेपी एनसीपी अलायंस shall provide a stable government in Maharashtra for next 5 years। यानी स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि उनकी तरफ से वो अभी भी कंट्रोल में है पार्टी के, उनके पास अधिकार है और वो ये कह रहे हैं राजीव की बीजेपी एनसीपी गठबंधन, अब वो बीजेपी एनसीपी गठबंधन के नाम से लेके कह रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए और आप सभी का सहयोग देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब जो नया घटनाक्रम आ गया है, 7 मिनट, अब से करीब 7 मिनट पहले अजीत पवार जो लगातार एक्टिव हुए हैं, जो पिछले 26 मिनट में उन्होंने 21 ट्वीट मारे थे और अब पिछले 7 मिनट में उन्होंने करीब 2 धमाके और कर दिए हैं। खुद से दावा कर दिया है कि मैं एनसीपी के कंट्रोल में हूं, शरद पवार हमारे सर्वमान्य नेता हैं और हमारा अलायंस बीजेपी के साथ हुआ है, ये कह रहे हैं वो। आप किस आधार पे कह रहे हैं आचार्य जी? आप तो ये समझना चाहेंगे कि राज्यपाल की भूमिका, अजीत पवार जो कह रहे हैं कि बीजेपी एनसीपी अलायंस हुआ है, क्या राज्यपाल महोदय जो चिट्ठी उनको दी गई होगी देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से, जो अभी हमें मालूम नहीं कि कब दी गई, लेकिन अगर वो चिट्ठी दी गई और उसमें अजीत पवार क्लेम करते हैं कि एनसीपी की तरफ से मैं समर्थन करने का दावा करता हूं, तो खाली एक विधायक दल के नेता की चिट्ठी से काम मान लिया जाएगा या फिर उसके लिए हर विधायक के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी लाना जरूरी होगा? देखिए, ये लेजिस्लेचर पार्टी लीडर एक पदाधिकारी होता है, एक ऑफिस बेयर होता है और एक पार्टी की जो पॉलिसी डिसाइड होती है उसके जो टॉप लीडरशिप है उसके द्वारा होती है। और यहां पर ये सवाल है कि ये बीजेपी के साथ जो अलायंस का निर्णय इन्होंने लिया है ये किससे पूछ के किया है? इनके प्रेसिडेंट और जो नेशनल लीडरशिप है उस पार्टी के उनकी सम्मति से हुआ है
ये सारी चीजें जो है ना, ये सारे पॉलिटिक्स है, इसमें ज्यादा मुझे कोई कहना नहीं है इसमें। लेकिन ये लेजिस्लेचर पार्टी लीडर सब कुछ नहीं है एक पार्टी में, वो एक ऑफिस बेरर है, वो लेजिस्लेचर पार्टी को वो देखता है बस। बाकी जो पार्टी है, पार्टी लेजिस्लेचर पार्टी के बाहर तो होता है ना पार्टी, उस पार्टी के जो प्रेसिडेंट होता है, अब उनकी राय का कोई महत्व होता नहीं है क्या? तो अभी ये पॉलिसी चीज वगैरह बताइए वही कि करते हैं जी, अलायंस की हो या और अन्य। लेकिन क्या ये जो अभी एनसीपी की तरफ दावा किया गया और गवर्नर साहब को चिट्ठी दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि 54 में से 41 विधायकों का हस्ताक्षर वाली चिट्ठी गवर्नर हाउस को जाके दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अजीत पवार को हमने अपने विधायक दल के नेता के तौर से हटा दिया है, यानी अब उनके पास कोई राइट नहीं है। और कल अगर अजीत पवार की तरफ से चिट्ठी दी गई थी राज्यपाल महोदय को कि हमारी तरफ से हम समर्थन कर रहे हैं बीजेपी और हमारा गठबंधन हो गया है, तो अब उसका कोई लोकस स्टैंडी या कोई कानूनी मान्यता या कोई वैध रह जाएगा? अजीत पवार को अगर ये दावा कर रहे हैं कि 41 विधायक के हस्ताक्षर से हमने हटा दिया है, नहीं, यानी अजीत जी बोलिए। जो डिसीजन इन्होंने देखे ना, जो डिसीजन इन्होंने कल लिया है इनकी पार्टी की मीटिंग करके, उसमें श्री अजीत पवार को हटा के दूसरे किसी को इन्होंने इलेक्ट किया है। और देखना है कि मेजोरिटी से किया है कि नहीं। मेजोरिटी से किया है तो वो डिसीजन वैलिड है। और जो आदमी पहले लेजिस्लेचर पार्टी लीडर बना था उसको हटाया मेजोरिटी से, तो वो भी वैलिड है। और जो नया लीडर चुना है वो भी वैलिड है, अगर मेजोरिटी से होता है। ये मुझे तो बस इतना ही कहना है उसके बारे में। जी, यानी कुल मिलाकर अगर जो मुझे समझ में आया राजीव की अभी फिलहाल इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि अजीत पवार विधायक दल के नेता माने जाएं या ना माने जाएं, उनके पास व्हिप जारी करने का अधिकार है कि नहीं। आचार्य जी ये बस क्लियर कर दीजिए कि क्या अजीत पवार व्हिप जारी कर सकते हैं? नहीं, क्लैरिटी है जी, नहीं कर सकते, वही तो मैं कह रहा हूं। अब वो जारी नहीं कर सकते, बहुत बड़ी चीज इन्होंने अभी क्लैरिटी दी है। हटाया गया है, वो कैसे इश्यू करेंगे? नहीं कर सकते। अच्छा, तो जो मतलब पहले जो चुना गया था 54 विधायकों के समर्थन के साथ, उनको जो चुने जाने का जो चिट्ठी जाके दी थी उन्होंने, और जो अपने विधायक दल का नेता कहा था, अब वो चैलेंज नहीं कर सकते इस चीज को। आप 54 वगैरह छोड़िए, वो तो पहली बार वो तो हुआ है। उसके बाद फिर दूसरी मीटिंग करके इन्होंने उसको हटा करके उनको हटाया और दूसरे आदमी को इलेक्ट किया है, तो वही इश्यू कर सकते हैं। जो दूसरे लीडर को जो उन्होंने इलेक्ट किया है वही इश्यू कर सकते हैं। तो आचार्य जी बड़ी बात कह रहे हैं, और दर्शकों को हम एक बार स्पष्ट कर देना चाहिए राजीव की अब फिलहाल कानून के जानकार, नियम को जानकार, जो इतना समय से आपने लोकसभा को देखा है, कार्रवाई समझी है, वो स्पष्ट कर रहे हैं कि फिलहाल जो परिस्थिति है उसके हिसाब से, फिलहाल की परिस्थिति के हिसाब से उनके पास व्हिप जारी करने का अधिकार नहीं है। और अगर व्हिप जारी नहीं होता है तो फिर ये पूरा मैदान खुल जाता है कि कौन किसको जाके वोट करेगा। 41 के 41 जो विधायक फिलहाल जिनके दावा कर रहे हैं ये खुले, इन पर कोई व्हिप लागू नहीं होता अनटिल अनलेस एनसीपी की तरफ से एक और कोई व्हिप जारी हो जाए। रोहित, वाकई बड़ी खबर, बड़ी बात बता रहे हैं आप आचार्य जी के जरिए, और उन्होंने साफ कर दिया कि जब व्हिप जारी नहीं हो सकता तो बाकी विधायक बंधे हुए भी नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, आप लगातार अजीत पवार के ट्वीट पर आप भी नजर लगाए हुए हैं। उन्होंने अभी सबसे 12-15 मिनट पहले ट्वीट किया था कि देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू वरी, ऑल इज वेल। तो किस हैसियत से वो लगातार ये बातें मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, आप लगातार अजीत पवार के ट्वीट पर आप भी नजर लगाए हुए हैं। उन्होंने अभी सबसे 12-15 मिनट पहले ट्वीट किया था कि देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू वरी, ऑल इज वेल। तो किस हैसियत से वो लगातार ये बातें कह रहे हैं, इस पर भी सोचना होगा। और अचानक इतनी तेजी क्यों आई? बहुत बड़ी चीज है। अशोक चौहान अभी कुछ कह रहे हैं, हम आपके पास लौट के आएंगे। रोहित, देखते हो क्या कह रहे हैं। बहुतांश आमदार आज या ठिकाणी आलेले आहेत
भाजपकडून आमदारांना प्रलोभन दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हॉटेल्समध्ये भाजपने सुद्धा त्यांची माणसं अनेक रूम्समध्ये पाठवलेली आहेत आणि त्या माध्यमातून सर्व पक्षातल्या आमदारांना म्हणजे राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेसच्या आमदारांना फोडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आणि म्हणून आम्ही आमदारांच्या सातत्याने संपर्कात आहोत. काँग्रेसचे सर्व आमदार या ठिकाणी सुरक्षित आहेत आणि आमदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांना एका सुरक्षित ठिकाणी आणण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. आणि भाजपकडे आज संख्याबळ नाही आहे आणि संख्याबळ नसल्यामुळे इतर पक्षातल्या आमदारांना फोडण्याचा प्रयत्न त्यांनी कालपासूनच सुरू केलेला आहे आणि म्हणून सर्व आमदार सुरक्षित ठिकाणी या ठिकाणी आणण्यात आलेले आहेत. देखिए, कांग्रेस की सभी विधायक आज इस जगह पर लाए गए हैं. एमएलएज ने खुद कहा है कि उनको हर जगह से फोन किए जा रहे हैं. होटल्स में भी बीजेपी के लोगों ने रूम्स लेकर वहां पर एमएलएज को कांटेक्ट करने का प्रयास हो रहा है. कांग्रेस के कोई एमएलए जाने वाला नहीं कहीं पर, बिल्कुल सभी सुरक्षित जगह पर है और शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस ये सभी के एमएलए बिल्कुल सुरक्षित जगह पर है. इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है. हमारे पास वो मेजॉरिटी है, वो नंबर है और इसीलिए भाजपा चिंतित होकर आज हर जगह उनका प्रयास है कि एमएलए तोड़े जाए. आज सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज था और सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें हुई, जो बहस हुई, उसमें तो साफ दिखाई दे रहा था कि बीजेपी की ओर से ये प्रयास था कि ज्यादा वक्त मिले. आज संडे में जल्दी क्या है, क्या करने की आवश्यकता है, ऐसी तरीके से तांत्रिक मुद्दों पर ये टाइम मांगने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया गया. हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं. उन्होंने ज्यादा वक्त नहीं देते हुए कल ही इसके ऊपर बहस रखी है. शायद सवेरे इसका फैसला आना संभाव्य है, उम्मीद है हमें. और हमारे पास ये पूरा स्ट्रेंथ है, उसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्फिडेंस मोशन जल्द से जल्द उसकी टाइम टेबल लगाया जाए, ज्यादा वक्त ना दिया जाए, क्योंकि बीजेपी जितना ज्यादा वक्त मिलेगा उतने एमएलए तोड़ने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जाएगा. इसलिए तांत्रिक मुद्दे पर जो उनकी कोशिश चल रही है वो नाकामयाब होगी ऐसे उम्मीद करता हूं और कल सुप्रीम कोर्ट से पूरा न्याय. लंदन से आते हैं अशोक चव्हाण, जो लगातार बयान दे रहे हैं और सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि तोड़ने की कोशिश कर रही है. खरीद फरोख्त की कोशिशों में जुटी हुई है इस वक्त भाजपा यानी बीजेपी. महाराष्ट्र में रोहित चहल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता. रोहित जी, सीधा आरोप आपके पास कि आप लोग भी अब तोड़ने फोड़ने और खरीद फरोख्त में जुट गए हैं. किसी भी तरह से जो स्थिति पैदा की गई थी महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनवाकर, अब नंबर गेम आपके साथ नहीं है तो आप लोग कुछ भी करने पर उतारू हैं. देखिए, मुझे लगता है राजीव जी, अब कांग्रेस की जो बौखलाहट है या एनसी जो आप कह लीजिए शिवसेना की, वो सामने कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है. उनके विधायक, चाहे जनता भी उनके साथ नहीं, आज उनके विधायक भी कहीं ना कहीं उनसे टूटने के कगार पे. उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, शिवसेना जैसी पार्टी ने जो हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया, राम जन्मभूमि का मुद्दा छोड़ दिया, वीर सावरकर जी को उन्होंने भारत रत्न देने की बात करी, उसको भी साइड कर दिया. धारा 370 और 35 है, वो जितने भी ट्रिपल तलाक उन सबको साइड कर दिया. तो शिवसेना के अंदर भी कहीं ना कहीं फूट और टूट की तगार पे शिवसेना खड़ी हुई है. वही स्थिति कांग्रेस पार्टी. रोहित भाई, सरकार बचेगी कैसे? नंबर गेम आपके साथ दिख भी नहीं रहा है. आप लोगों को कैसे लगता है? सारी समस्या तो इस वक्त यही है, बहस का मुद्दा. मुझे लगता है कि अगर देखिए, सरकार तो बन चुकी है और सरकार रहेगी, आप निश्चिंत रहिए. जिस तरीके से अजीत पवार जी ने भी कहा और हमारे वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सल्लार जी ने और बाकी प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा, और मैं फिर आपको दोहराऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी मिलकर वहां पर क्या कहते हैं, फ्लोर पे जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उस पर पूर्ण बहुमत के साथ, और जिस तरीके से बताया कि जो मेजॉरिटी है उससे ज्यादा बहुमत के साथ इस बार जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें हम बहुमत के साथ आएंगे. रोहित जी, कुछ इशारा तो दीजिए. चलिए, मैं इससे पहले कि दूसरे मेहमानों के पास जाऊं, वो आंकड़े दिखा देता हूं जो कि स्क्रीन पर भी लगातार चल रहे हैं और जो आपकी तरफ हैं, जो दावे किए जा रहे हैं उस हिसाब से आप कम से कम 25 सीटें, 25 लोगों का समर्थन कम है आपके पास. कौन आएगा आपके पास? कल तो 41 विधायक एनसीपी के पाले में वापस दिखाई पड़े जिन्होंने अपना समर्थन बनाए रखा है रेनेसा होटल में.
राजीव जी, मुझे लगता है अगर कोई भी नहीं आ रहा हमारे साथ, अगर कोई भी हमारे साथ नहीं है, अगर स्थिति होती तो हमारे विधायक तो खुले घूम रहे हैं, हमारे विधायक तो वहां पर मीटिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर हमारी बैठक हो रही है, लेकिन उनकी बैठकें क्या हो रही है? गुपचुप तरीके से होटलों में हो रही है। उनको कहां लेके जा रहा है? थाने लेके जाया जा रहा है, कहीं लेके जाया जा रहा है। तो आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसको डर टूट फूट नहीं होती और विधायक साथ में नहीं होते। तो मुझे लगता है इतना डर क्यों होता कांग्रेस पार्टी, शिवसेना के अंदर, उन सबके अंदर। तो मुझे लगता है आप देखेंगे जब फ्लोर टेस्ट होगा तो भारतीय जनता पार्टी, जो देवेंद्र फडणवीस जी 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे और अजीत पवार जी टीसीएम के नाते से वहां पर। ठीक है, इससे पहले कि मैं बाकी गेस्ट पे पास जाऊं, छोटे से ब्रेक का वक्त है। आंकड़े लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं और टसल लगातार महाराष्ट्र में जा रही है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं। पलट किसका? महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे ड्रामे पर लगातार इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है और वहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो आंकड़ों का एक ऐसा खेल है जिसमें सत्ता अपने हाथ में करने की कोशिश है। और इससे पहले कि आगे जाए, अपने मेहमानों से बात करें, इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अशोक चव्हाण जो कि नांदेड़ से आते हैं, कांग्रेसी नेता, उन्होंने साफ साफ बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है और बीजेपी खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश में इस वक्त बीजेपी लगी हुई है। सीधा आरोप अशोक चव्हाण का बीजेपी पर। महाराष्ट्र पर सुप्रीम फैसले की लगातार महाकवरेज हम कर रहे हैं और हमारे साथ सतीश जी जुड़े हुए हैं, संजीव कौशिक इस वक्त जुड़े हुए हैं, रोहित चैल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ ही अभिषेक शर्मा भी। सतीश जी, क्या लग रहा है? आरोप लगाया है और ऐसा आरोप लगाया है कि सीधे सीधे तमाम महाराष्ट्र की जनता के बीच में बीजेपी को खरीद फरोख्त की राजनीति में इस वक्त संलिप्त बता दिया है। देखिए राजीव भाई, भारतीय राजनीति के लिए कोई नया चीज नहीं है। ये पिछले 80 के दशक से कांग्रेस पार्टी जब सबसे मजबूत थी, तकरीबन जो स्थिति आज बीजेपी की है वो स्थिति कांग्रेस की थी और उन्होंने बड़े ही खुलेआम तरीके से ये काम को किया है। इसको अगर खरीद फरोख्त कहा जाए तो हमको लगता है कि ज्यादा सही शब्द नहीं होगा। अगर सत्ता का लालच देकर अपनी तरफ आकर्षित करने के बाद तो सत्ता पाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल किसी हद तक जा सकते हैं और वो इमोरलिटी का वो पार्ट भारतीय राजनीति में रहा नहीं, इसे अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। किसी कारणवश जो आंकड़े उसके पास होने चाहिए थे वो नहीं है और आंकड़े। चलिए, आप भी मानते हैं कि आंकड़े नहीं है। संजय द्विवेदी जी शिवसेना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द्विवेदी जी, इस वक्त कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी अब खरीद फरोख्त और तोड़फोड़ की राजनीति पर उतर आई है। 30 साल का लंबा साथ रहा है आपका, क्या बीजेपी का यही चाल चरित्र और चेहरा है? देखिए राकेश जी, मैं बता दूं, बीजेपी के चाल चलन जो अटल बिहारी वाजपेयी के सामने था, उन्होंने एक वोट के चक्कर में अपनी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे जब बीजेपी चाल चरित्र और सिद्धांत और नीतियां चेंज हुई हैं, आप देखिए उसका असर यह है कि अब 30 साल पुराने हम लोग गठबंधन में थे, आज हमें छोड़ना पड़ा, इनको मजबूरी में छोड़ना पड़ा क्योंकि झूठा साबित कर दिया। दूसरी चीज है, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, क्योंकि नारायण राणे जी ने कहा कि साहब बीजेपी टूट रही, छोड़ना पड़ा। आप लोग हिंदुत्व को छोड़ दिया, आप लोगों ने, आपने राम मंदिर को छोड़ दिया, आपने 370 को छोड़ दिया, आपने जिस तरीके से वीर सावरकर जी को छोड़ दिया, आज ऊपर बैठे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी देख रहे होंगे आप लोगों को, उनको दुख हो रहा होगा। हिंदुत्व का राम मंदिर का मुद्दा था जो कांग्रेस पार्टी राजीव जी विषय यहाँ पर बनाई है, जो वकील चोरी के मंदिर के खिलाफ खड़े हुए थे, राम मंदिर ना बनना चाहिए, आज वही वकील कपिल सिब्बल। मैं वही देख रहा हूँ संजय जी की जो आवाजें महाराष्ट्र की राजनीति में कभी एक साथ एक सुर में बोलती थी, आज वो आवाजें पूरी ताकत के साथ एक दूसरे को काट रही है। संजय जी आपने कहा कि मजबूरी के चलते ये जोड़ी टूटी आपकी और भाजपा की। वहां पर ये मजबूरी क्या थी जिसके बाद ये तमाशा शुरू हुआ? राम मंदिर पे स्टैंड क्या है इनका? राम मंदिर पे, वीर सावरकर जी पे, 370 पे, रोहित पार्टी के साथ जिसकी बोर्ड में जाकर शिवसेना बैठ गई है, इनका स्टैंड और इनका स्टैंड क्या है? राम मंदिर पे स्टैंड क्या है इनका?
राम मंदिर पे, वीर सावरकर जी पे, 370 पे, रोहित पार्टी के साथ जिसकी बोर्ड में जाकर शिवसेना बैठ गई है, उनका स्टैंड और इनका स्टैंड क्या है? झूठा कहा गया जो है। संजय जी बता दीजिए देश को। संजय जी मजबूरी क्या थी शिवसेना को मुख्यमंत्री पद, वही राजनीति महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से चल रही है, जो तमाशा है। एक दिन रुक जाते हैं, सिद्धांतों को बेच दिया। जा रहे थे, राकेश जी सरकार बनने जा रहे थे, एक दिन शपथ नहीं हुआ, 20 दिन में आप लोगों की सरकार नहीं बनी। अरे भैया गठबंधन कैसे हो जाता है? आपने वीर सावरकर जी को भी साइड कर दिया, आपने राम मंदिर को भी साइड कर दिया, आपने हिंदुत्व को भी साइड कर दिया, आपने ट्रिपल तलाक को भी साइड कर दिया, आपने 370 को भी साइड कर दिया, आपने पाकिस्तान को भी साइड कर दिया, आपने सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे जी ने अपने आप को कुर्सी में बिठाने के लिए जो बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांत थे, सरकार के साथ खिलवाड़ किया है। आज बाला साहब ठाकरे जी को बड़ा दुख हो रहा होगा ऊपर बैठ के, जब वो देख रहे होंगे कि आपने इस तरीके से उनके सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ किया है। आपने पूरे महाराष्ट्र को ठगा है। आज महाराष्ट्र की जनता वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र की आम जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। महसूस कर रहे हैं आपने सिर्फ सत्ता के लालच में आज राम मंदिर को भी छोड़ दिया। अरे आप वीर सावरकर जी को देंगे नहीं देंगे भारत रत्न, ये बता दीजिए। साबित किया आपने, आप ये बता दीजिए ना। आज भाई जमते हैं आपके बोल नहीं पा रहे राम मंदिर के लिए, बोल नहीं पा रहे वीर सावरकर जी के लिए, बोल नहीं पा रहे हिंदुत्व के लिए, बोल नहीं पा रहे ट्रिपल तलाक के लिए। संजय जी चाहिए आप लोगों को गृह मंत्री संजय जी रोहित एक मिनट, संजय जी से एक सवाल मेरा। संजय जी भैया, संजय जी लोगों का जो मूल था हिंदुत्व, उसको ही आपने साइड कर दिया। चलिए तमाम मुद्दे अलग ले जा रहे हैं पूरी बहस को। संजय जी यहाँ पर सीधा सवाल आपसे मेरा ये है कि महायुति के नाम पर आपने वोट मांगने की कोशिश की, लगातार सारे चुनाव प्रचार में महायुति को जिताने की बात कही गई संजय जी, और अब आपने एक नई महायुति बना ली है, एनसीपी कांग्रेस के साथ आप जुड़ गए हैं, तो आप भी तो वक्त देखकर मौका देखकर अपने फैसले ले रहे हैं। हो गई है इनकी। जब झूठ संजय जी रोहित आप एक मिनट के लिए इनकी असली माता मातोश्री जो हम सुनते थे, वो असली मातोश्री संजय जी एनसीपी का क्या हाल है आप देख रहे हैं इस वक्त? जवाब दे रहा हूँ, विधायक बचाने मुश्किल होगी। माता बन गई है, मातोश्री को छोड़ मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। हाँ रोहित एक मिनट जवाब देने में रोहित मैं चाहूंगा संजय जी को जरा जवाब देने दें। संजय जी फिलहाल हालात क्या है जो महायुति अब बनी है आपकी 3 पार्टियों की, उसकी हालत ये है कि कांग्रेस के विधायक जयपुर जा रहे हैं, एनसीपी के विधायक कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, यही बात नहीं है। रोहित एक मिनट, और गृह मंत्री का जी भारत तो भैया आप कांग्रेस पार्टी की बोर्ड में जाके बैठ गए, वो तो बड़ा कर रही है वीर सावरकर जी को देने के लिए। तो आपने सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ किया ना, आपने हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ किया ना, आपने राम मंदिर के साथ आपने छोड़ दिया ना, आपने 370 को छोड़ दिया ना। शर्म आनी चाहिए स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी दुख हाथ दुख आज वहां पर बैठे स्वर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज को। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। शिवसेना और बीजेपी के साथी हमारे मेहमान के रूप में यहाँ मौजूद है और बीजेपी के साथी बाला साहब की बात कर रहे हैं सम्मान के साथ, और शिवसेना के साथी अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एका है वो नहीं दिखाई पड़ रहा। मैं अभिषेक के पास चल रहा हूँ। अभिषेक मेरे साथी, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन अभिषेक जुड़ रहे हैं मुंबई से। अभिषेक फिलहाल आंकड़े क्या बता रहे हैं? जो कुछ भी चल रहा है वहां महाराष्ट्र में, वो आंकड़ों की बाजीगरी तो दिखा रहा है। एनसीपी अपने विधायकों को बचा रही है, कांग्रेस अपने विधायकों को बचा रही है, और बीजेपी कह रही है फ्लोर टेस्ट में जीत के दिखाएगी। हालात क्या है, नंबर गेम क्या है, चल क्या रहा है? बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है कि जिससे बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि उसके पास देखिए अभी 105 है, 14 उसके बाद इंडिपेंडेंट है, यानी अभी की संख्या बीजेपी के पास 119 है। लेकिन एक भी बता दूं आपको कि जो शिवसेना के पास 8 से 9 विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायकों ने जो सपोर्ट किया था, वह सभी विधायक टूटने के कगार पर है। वह सभी के सभी एक साथ बीजेपी को सपोर्ट करने को तैयार लगभग हो चुके हैं। तो करीबन कह सकते हैं कि इस वक्त बीजेपी के पास जो संख्या है अकेले, बल्कि करीबन जो अगर उसको इंडिपेंडेंट की बात करें, करीबन 128 के आसपास पहुंच रही है।
अब उनको जरूरत पड़ रही है सिर्फ करीबन 17-18 विधायकों की जरूरत पड़ रही है और ये आसानी से तैयार हो जाएंगे। और देखिए अब अजीत पवार लगातार ट्वीट करके जिस तरीके से वह फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, कल से देखा होगा आपने शपथ लेने के बाद अजीत पवार लगातार अनअपियर हो गए थे, कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे, मालूम नहीं पड़ रहा क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं अजीत पवार इसलिए एक्टिव बहुत ज्यादा हो गए हैं क्योंकि वह कई बड़े वकीलों के साथ बैठकर सलाह मशवरा किया है, कानूनी राय ली है और उसके बाद उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया है और किस तरीके से आप कह रहे हैं कि वह एनसीपी पार्टी में अभी भी है। देखो ट्वीट के समझिए उनके कि वह लगातार कह रहे हैं अभी भी एनसीपी पार्टी में है, साफ मतलब है कि वही विधायक दल के नेता है और एनसीपी के पूरे जो 54 विधायक है 53 को पकड़ के वह सभी के सभी को सपोर्ट करेंगे। तो जो बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है उसे पूरा विश्वास है किसी भी सूरत में महाराष्ट्र में सरकार गिरने वाली नहीं है। चलिए सभी के अपने दावे हैं, फ्लोर टेस्ट तक का इंतजार है, कोर्ट में भी मामला है। आप बने रहे अभिषेक हमारे साथ। हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभा जो है वहां सदन की संख्या 288 है। याद कीजिए, समझ लीजिए, बहुमत का आंकड़ा 145 है। बीजेपी प्लस अजीत पवार प्लस अन्य करीब 121 होते हैं जो दावे हो रहे हैं। वहीं जो प्रति दावे बहुमत से करीब 24 दूर है। फडणवीस सरकार पर यही 24 का या 25 के करीब सीटों का एक संकट है। वहीं एनसीपी अगर सदन से बाहर रहती है, सदन की संख्या करीब 240 होती है, बहुमत का आंकड़ा 120, बीजेपी प्लस अजीत और अन्य 121 होता है। बहुमत से एक ज्यादा यहां पर हो जाते हैं और यहां पर फडणवीस की सरकार तय हो जाती है, बनती। अगर एनसीपी और अन्य सदन से बाहर रहते हैं तो सदन की संख्या 221 होती है, बहुमत का आंकड़ा 111, बीजेपी अजीत और अन्य करीब 121, बहुमत से 10 ज्यादा हो जाते हैं। यहां भी फडणवीस की सरकार तय हो जाती है। तो ये एक यहां पर ग्राफिक्स के जरिए जो हमने आपको बताने की कोशिश की है कि स्थिति साफ करने की कोशिश की कि आप भी समझ लें कि आंकड़ों की बाजीगरी किस हद तक यहां पर चल सकती है। सतीश जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सतीश जी, जो हमने आंकड़े बताए कि अगर एनसीपी नहीं मौजूद रहती है, अगर एनसीपी अन्य मौजूद नहीं रहते हैं तो किन हालात में फडणवीस सरकार तय है और कहां पर उसे खतरा है? क्या इस तरह की स्थिति बनती है कि एनसीपी जो अपने विधायकों को बचाने की कोशिश में लगी है में से कुछ लोग या ज्यादातर लोग एब्सटेन रहने की कोशिश करें? जी राजीव भाई, ये एक तरीका ये भी, अगर खुले तौर पर वो चिन्हित नहीं होना चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी में टूटकर, एक तो तरीका है कि टूटकर मिल जाए, मर्ज कर जाए, लेकिन वो प्रक्रिया थोड़ा ज्यादा कठिन है। लेकिन तो एब्सेंटी एक दूसरा तरीका है, लेकिन वो एब्सेंटी भी इसलिए भी मुश्किल हो सकता है कि तीनों पार्टियां तकरीबन सतर्क हैं और वो व्हिप जारी करेंगी कि इस फ्लोर टेस्ट के अगेंस्ट में वोटिंग करने के लिए। तो वैसी परिस्थिति में एब्सटेन करना भी मुश्किल नजर आता है। तो खेल काफी दिलचस्प होगा हर पार्टी के लिए, क्योंकि तीनों पार्टियां पर ये शंका जताई जा रही है कि अभी पूरा फोकस केवल अजीत पवार पर है और ये पता चला कि ये टूट कहीं कांग्रेस पार्टी में हो जाए। जी हाँ, कहीं कांग्रेस पार्टी में ना हो। आपने बहुत खास बात कही जो हमारे दर्शक इस बारे में जानना भी चाहते हैं। कांग्रेस अपने विधायकों को कहीं और भेज रही है, एनसीपी कहीं और भेज रही है और लगातार जो आंकड़े इधर से उधर हो रहे हैं, एक बात तो साफ है कि जोड़ तोड़ की राजनीति इस वक्त महाराष्ट्र में चरम पर है। बिल्कुल। ये सत्ता की रेस है जहां विधायकों पर दांव लगे हैं और जिन पर दांव लगा है उनकी गिनती हो रही है। जब एनसीपी के 42 विधायकों की गिनती पूरी हो गई और वो बस में बैठ गए तो एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। कागज में विधायकों के नाम लिखे जाने लगे। इस बात की पूरी तस्दीक की गई कि जितने विधायक मीटिंग में मौजूद थे वो सारे 42 विधायक बस में बैठे या नहीं। वाईबी सेंटर में एनसीपी ने 42 विधायकों की मौजूदगी का दावा किया। उसके बाद एक एक करके विधायकों की अघोषित लेकिन साफ नजर आने वाली परेड कराई गई। चाचा के साथ कौन है और भतीजे अजीत पवार के साथ कौन। इस अघोषित परेड के जरिए पवार ने सबको साफ साफ बता दिया कि एनसीपी का असली पावर अब उन्हीं के हाथों में है। महाराष्ट्र के राजनीतिक नाटक ने तो कर्नाटक को भी पीछे छोड़ दिया। शरद पवार के बुलाने पर मीटिंग में शामिल हुए एनसीपी विधायकों की गिनती हुई। 3 बार सभी विधायकों की गिनती लगाई गई। जब तय हो गया कि जितने बैठक में शामिल थे वो सारे मौजूद हैं, तो एक एक करके लाइन में चलते हुए सभी बस में बैठ गए। बस में भी उनकी गिनती हुई। कागज में बाकायदा सभी विधायकों के नाम लिखे गए और उसके बाद सभी विधायकों को
रेनेसा होटल रवाना कर दिया गया। राष्ट्रवादी के विधायक सब मिलके है, उसमें से 49 विधायक हमारे संपर्क में है, उसमें से 42 विधायक आज यहाँ आके हमको मिलके सिग्नेचर देके गए हैं। सारे विधायक जब बस में बैठ गए तो शरद पवार बाहर निकले। चेहरे पर जो मुस्कान थी वो विरोधियों को तनाव देने के लिए काफी थी। पवार कुछ बोले नहीं, सिर्फ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते गए। एक तरफ एनसीपी के 42 विधायक बस में बैठ गए तो दूसरी तरफ शरद पवार भी वाईबी चौहान सेंटर से निकले। विधायकों को रेनेसा होटल भेजकर पवार चिंता मुक्त होकर घर लौट गए। पवार को जानने और समझने के लिए इतना काफी है कि उन्होंने अब तक कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाया, ना तो शिवसेना को समर्थन देने में और ना ही बहुमत साबित करने में। हाँ, इतना जरूर है कि जब उन्हें ये लगने लगा कि अब बात एनसीपी के अस्तित्व की है तो पवार ने अपने विधायकों को एक लाइन से खड़ा करके सबको दिखा दिया कि गिन लो किसमें कितना पावर है। मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो महाराष्ट्र में सत्ता के इस बड़े संग्राम पर इंडिया न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है और सवाल सबसे बड़ा यही कि क्या फडणवीस बहुमत का आंकड़ा जुटा पाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। के सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें ला रहा है शिवसेना विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे की मीटिंग की ये तस्वीरें हैं और जो कुछ भी चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, वहां पर हर कोई यही कोशिश करने में लगा हुआ है कि वो अपने विधायकों को एकजुट रख पाए, वो आने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले अपने विधायकों को टूटने ना दे। लिहाजा शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे इन तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे जो कि अपने विधायकों के साथ हैं, अपने विधायकों के साथ उनके एकता की बात कर रहे हैं और पूरी कोशिश में हैं कि उनकी एकता यूं ही बनी रहे और उनके अंदर किसी तरह का कोई दो फाड़ ना हो। अशोक चव्हाण कांग्रेस नेता ने बीजेपी के ऊपर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए, तोड़फोड़ की राजनीति के आरोप लगाए, लेकिन यहां पर शिवसेना सुप्रीमो अब इस कोशिश में है कि जो कुछ भी दिख रहा है, चल रहा है, जो तस्वीरें का कोई दो फाड़ ना हो। अशोक चव्हाण कांग्रेस नेता ने बीजेपी के ऊपर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए, तोड़फोड़ की राजनीति के आरोप लगाए, लेकिन यहां पर शिवसेना सुप्रीमो अब इस कोशिश में है कि जो कुछ भी दिख रहा है, चल रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं जिससे एनसीपी दो चार हो रही है, कहीं वो स्थिति शिवसेना के अंदर ही ना उत्पन्न हो जाए। लिहाजा वो पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज पर इस वक्त शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे अपने तमाम विधायकों के साथ। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इस वक्त रोहित चहल भी जुड़े हुए हैं, संजय द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा, आपके पास आ रहा हूं। यहां पर उद्धव ठाकरे अपने विधायकों के साथ इस वक्त हैं, बातचीत कर रहे हैं। कई बहुत उनकी भी कोशिश है कि विधायकों के दिल में वो यकीन बैठा सके कि विधायकों के साथ है और ये एकता बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी वजह से लगातार देखिए जब एनसीपी विधायकों से उद्धव ठाकरे मिलते हैं, वहां पे लोगों को बताते हैं कि एकजुट रहिए, एक साथ रहिए, और उसके बाद वो अपने विधायकों के पास मिलने जाते हैं ललित होटल में, जहां उनके सभी सूचना के विधायक रुके हुए हैं, और उनसे भी मिलकर वो लगातार एकजुट होने की सलाह देते हैं, एकजुट होने की बात करते हैं। और देखिए इतने दिनों में जब से ललित होटल में रुकाया गया है, तब से लगातार, जब से कल से घटनाक्रम लगातार बदला है और उद्धव ठाकरे लगातार उन लोगों से मिल रहे हैं। कल भी मुलाकात की थी, आज भी मुलाकात कर रहे हैं, यानी साफ संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं अपने विधायकों का कि वह पूरी तरह डटकर उनके साथ खड़े हैं, और विधायकों से भी आश्वासन चाह रहे हैं कि वह भी उनके साथ खड़े रहें, कहीं भी डगमगाने की जरूरत नहीं है। इनकी जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट में कल फैसला है, जो सुनवाई होने वाली है उस पर फैसला आ जाएगा शायद, तो उसके ऊपर कहीं न कहीं बड़ी रणनीतिक सूचना की हो सकती है। और एक बात यहाँ पर अभिषेक, वो अपने आप में खास जो आप यहाँ पर जोड़ रहे हैं कि एक तरफ तो शिवसेना सुप्रीमो अपने विधायकों के साथ हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उस एकता को बनाए रखने की कोशिश में। वहीं अजीत पवार के जो ट्वीट्स आए हैं और अचानक अजीत पवार ने जिस तरीके से रिएक्ट करना शुरू किया है, इसके पीछे आखिर क्या बात हो सकती है? क्योंकि अचानक इतनी तेजी आ जाना, एक तरीके से इस ऐसी बातें निकलने लगना ट्वीट के जरिए जो बताए कि उनके अंदर वही ताकत है, वही उनकी स्थिति है, वही हैसियत है इस वक्त, हालांकि व्हिप जारी नहीं कर सकते।
देखिए ये बात तो सच है कि विप जारी नहीं कर सकते, जो कि कल जो मीटिंग हुई शरद पवार या उसके बाद, लेकिन यह क्या लीगल तय हो पाएगा? अभिषेक, मैं आपको 1 मिनट के लिए इस वक्त रोकना चाहूंगा और आपसे बात आगे जारी रखूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अजीत पवार से मिलने के लिए एक निर्दलीय विधायक इस वक्त पहुंचा है। महाराष्ट्र की राजनीति हर पल हर समय कुछ ना कुछ नई जानकारियां अपने अंदर समेटे हुए है, जो आंकड़ों को बिगाड़ रही है, किसी के आंकड़ों को बना रही है। तो विधायक विनय कोरे अजीत पवार से मिलने पहुंचे हैं, यानी अजीत पवार सक्रिय हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभिषेक, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विधायक विनय कोरे अजीत पवार से बातचीत करने के लिए पहुंचे, और जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अचानक अजीत पवार इतने सक्रिय क्यों हो गए हैं, तो कुछ कुछ इशारे मिलने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यह एक बड़ी रणनीति है कहते हैं वो, और क्योंकि रणनीति के तहत जो अजीत पवार लगातार आप फ्रंट फुट पर लगातार खेल रहे हैं। कल से देखा होगा आपने कि पूरे चुप बैठे थे अजीत पवार, आज अचानक वो उनको पता चला है, वो पूरी उनकी स्ट्रेटेजी थी, पूरी उनकी प्लानिंग थी, उसके तहत अब उनके बाद धीरे धीरे विधायक आने लगे हैं, वो शक्ति दिखाने लगे हैं कि अजीत पवार की शक्ति क्या है। यही वजह है जन स्वराज पार्टी के जो विधायक हैं विनय कोरे, वो उनके पास पहुंचे हैं और उन्हें साफ शब्दों में कहा है किसी भी सूरत में हम महाराष्ट्र विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर ले जाएंगे। यानी जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता तब तक यहां पर आंकड़ों का खेल बनता बिगड़ता रहेगा। और अभी अजीत पवार की कोशिश ये है, दम दिखाना तो उन्होंने अभी शुरू किया है। रोहित चल हमारे साथ बने हुए हैं, संजय द्विवेदी जी बने हुए हैं, उनसे भी जानेंगे इस सवाल पर जवाब, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। एसोसिएट्स